Good afternoon, dear class. As you all wanted to revise again chapter number 4, that is separation of substances. आप लोग सभी फिर से चाह रहे थे कि हम चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करें, रिवाइज करवाएं फिर से। तो लेट्स प्रोसीड दिस क्लास। ठीक, तो हमारा चैप्टर नंबर 4 है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन ऑफ आप सभी चाह रहे थे कि हम चैप्टर 4 को फिर से एक बार रिवाइज कर दें, है ना। तो मिक्सचर वर्ड को हम लोग जानते हैं, ठीक है। मिक्सचर समझते हो केशव? यस मैम। बताओ कुछ। मैम मिक्सचर मैम कोई भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जब एक दूसरे में कंबाइन हो जाता है उसी को मिक्सचर कहते और फिर यस मैम। मिक्सचर मैम जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस एक दूसरे मिक्स हो जाता है उससे नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उसे मिक्सचर कहते हैं। एग्जाम्पल। हैं। मैम शुगर एंड वाटर। शुगर वाटर, सही है। तो मिक्सचर जो होता है इसे कहते हैं मिक्सचर। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिलते हैं फिजिकली जब मिलते हैं दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, तब इन्हें हम कहते हैं मिक्सचर। when two or when two or more substances, when two or more substances combine together फिजिकली, इसे हम कहते हैं मिक्सचर। टर्म्स को अच्छी तरह से वाकिफ है कि जब दो या दो से ज्यादा चीजें बनती हैं तो उन्हें हम मिक्सचर कहते हैं। जैसे कि अगर हम अपने घरों में खाए जाने वाले मिक्सचर को खा रहे हैं, मिक्सचर समझ रहे हैं जिसको लोग दाल मोठ कहते हैं, वो लोग खाते हैं कभी कभी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। शाम के वक्त में भी स्नैक्स के रूप में भी तो खाते हैं, शाम में खाते हैं, चाय के साथ लेते हैं। तो ये हमारे डेली लाइफ में मिक्सचर का एग्जाम्पल है, जिसमें आपने देखा होगा बादाम होगा, बादाम होता है, उसमें सेब होता है, गाठिया होती है। तो ये भी मिक्सचर है। ये जरूरी नहीं है कि मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट हैं वो इक्वल अमाउंट में हो सकता है, किसी का प्रोपोर्शन ज्यादा हो किसी का कम, है ना। हो सकता है कि जो हमारा मिक्सचर है जो खाते हैं वो उसमें क्या बोलते हैं, अलग अलग कंपोनेंट का प्रोपोर्शन अलग अलग हो सकता है, उसे हम मिक्सचर कहते हैं। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिक्स होते हैं फिजिकली, ऐसे हम मिक्सचर कहते हैं। तो मिक्सचर के भी टाइप हम लोगों ने डिस्कस किए थे। कितने टाइप होते हैं केशव? टू टाइप्स। हाँ, दो टाइप। कौन कौन से? होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो हम लोग मिक्सचर को समझ चुके हैं। मिक्सचर इज अ फॉर्म व्हेन टू और मोर सब्सटेंस combined together in any proportion, they are called mixture. There are two types of mixtures, homogeneous as in and heterogeneous. homogeneous mixture क्या होता है अर्पित? ये मैंने बताया है। मैम ऐसा सब्सटेंस जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन। क्या? मैम सब्सटेंस विच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन। वेरी गुड, बहुत अच्छा कहा कि ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट जो होता है, जो उसका कंपोजिशन जिससे मिला है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है पूरे उस मिक्सचर में
इक्वल, वो बटा हुआ पूरा इक्वल हो। जैसे कि बोले अ मिक्सचर व्हिच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू इट्स मास। अगर हम कहें, अगर एक ग्लास में, ठीक है, दिख रहा है देखो, अगर हम एक ग्लास है, इसमें हम कुछ वाटर से इसे फिल करें और इसमें हम ऐड करें शुगर, इसमें हम शुगर को ऐड करें, ठीक है। जब हम शुगर ऐड करेंगे और उसको हिलाएंगे मिलाएंगे तो ये इक्वल अमाउंट में, ऐसा तो नहीं है कि बॉटल वाले में शुगर ज्यादा रह जाएगा और ऊपर वाले में कम रहेगा। मतलब एक ऐसा मिक्सचर जिसमें जिसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा कंपोजिशन का वो एकदम इक्वल होगा। देखो लिखा हुआ है अ मिक्सचर व्हिच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रूआउट इट्स मास इज कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजीनियस। होमो का मतलब होता है सेम, है ना। तो यहाँ पे पढ़ते हैं पेज नंबर 52। A homogeneous mixture is that which has same composition throughout, that is its components are uniformly distributed, hence its different parts cannot be distinguished from each other। मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप कोई चीज को डाल रहे हो उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा उस पूरे मिक्सचर में बराबर होगा, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक समान होगा, बराबर होगा। जैसे कि अगर आप सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर देख रहे हैं तो यहाँ पर सॉल्ट जो है पूरे में, पूरे वाटर में, पूरे इस पानी में इक्वल यूनिफॉर्म तरीके एक समान रूप से घुला। ऐसा नहीं है कि नीचे में ज्यादा है, नीचे में वो सॉल्ट कम मिलेगा, ज्यादा कम मिलेगा और ऊपर में ज्यादा मिलेगा, नहीं। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है उस कंपोनेंट का मिक्सचर में वो यूनिफॉर्म हो रहा है, एक समान हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मिक्सचर। केशव कुछ यूनिफॉर्म मिक्सचर के एग्जांपल, होमोजेनियस मिक्सचर के एग्जांपल देना। मैम होमोजीनियस में होमोजीनियस मिक्सचर मैम नहीं पता। सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन, शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन, तो बहुत एग्जांपल कॉमन सा था, आप नहीं बता सकते हैं। अर्पित तुम बताओ होमोजेनियस के कुछ एग्जांपल। मैम लेमन जूस और वाटर का सॉल्यूशन, हाँ मैम मिल्क और शुगर का सॉल्यूशन, हाँ, पानी और शुगर का सॉल्यूशन, सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन, these are the example of। सेकंड नींबू और पानी, मैम अगर आपने नींबू डाला पानी के अंदर, अब पानी के अंदर उसे घोल दिया, तब ऐसा तो नहीं है ना। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम इसी पानी में अगर हम सैंड डालें, ठीक है, इसी पानी में अगर हम सैंड डालें और एक ग्लास में अगर हम शुगर डालें तो आप क्या पाओगे केशव, क्या होगा केशव, क्या होगा? अगर एक ग्लास में हम शुगर ऐड कर रहे हैं और एक ग्लास में अगर हम सॉइल ऐड कर रहे हैं, आप इसे घोलते हो तो क्या पाओगे? मैम फिर से एक बार बोलिए। अगर एक ग्लास में पानी लो, दूसरे ग्लास में ही पानी लो, ठीक है, एक में आप शुगर ऐड करो और एक में आप सॉइल ऐड करो, क्या देखने को मिलेगा, क्या पाओगे? मैम सॉइल वाला जो है वो इनसॉल्युबल है, मतलब वो नीचे सिंक कर जाएगा, लेकिन जो शुगर वाला वो डिसॉल्व हो जाएगा पानी में। देखेंगे हम जब हम शुगर पानी में ऐड करते हैं तो वो घुल जाएगा, एकदम डिसअपियर हो जाएगा। और आप उस पानी को कहीं से भी अगर बॉटम वाले हिस्से से भी एक चम्मच निकाल के टेस्ट करो या ऊपर वाले से भी टेस्ट करो तो आपको इसका जो स्वाद होगा वो इक्वल मिलेगा। ऐसा नहीं कि बॉटम वाले में कुछ ज्यादा ही मतलब बहुत मीठा रहेगा या ऊपर वाले में कम रहेगा। क्यों? क्योंकि ये एक होमोजीनियस का एग्जाम्पल है। जनरली होमोजीनियस मिक्सचर में जो कंपोनेंट आप डालते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं, कंप्लीटली तौर से डिसॉल्व हो जाते हैं, खुल जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। लेकिन हेटेरोजीनियस की अगर हम बात करें, ऐसा मिक्सचर होता है हेटेरोजीनियस जिसमें कंपोनेंट जो होता है जिससे वो कंपोजिशन तैयार हुआ है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा उस सॉल्यूशन में। जैसे कि सैंड को अगर हम डालते हैं उसे हम घोलते हैं, देखना आप जो हेवियर पार्टिकल होता है उसमें कुछ पीबल्स होंगे, कुछ सैंड का पार्टिकल्स होगा, सॉइल का पार्टिकल्स कुछ हद तक घुल जाएगा, कुछ पार्टिकल्स और भी होंगे वो आपको दिखेंगे, आपको दिख रहे होंगे,
वो कंप्लीटली तौर से डिसॉल्व नहीं होंगे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा ना पूरे में इक्वल नहीं होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा। यही तो बताया ना कि जिस पोजीशन में ऐसा मिक्सचर जिसमें जो कंपोनेंट आप ऐड कर रहे हो उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा यूनिफॉर्म होगा, वो पूरे तरीके से पूरे उस मास में घुल जाएगा, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं होमोजेनियस। लेकिन जहां पर यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन। जैसे कि इसका एग्जांपल ले लेते हैं, हम एक ग्लास लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं और कुछ इसमें सैंड के पार्टिकल्स को सैंड डाल देते हैं, अब उसे घोलते हैं। आप देखोगे कि यूनिफॉर्म तरीके से ये डिसॉल्व नहीं हुआ, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, तो ये एक एग्जांपल है हेटेरोजीनियस का, है तानिया? कुछ और एग्जांपल बता दो तानिया। सिद्धि, मेरी आवाज जा रही है? सिद्धि, मेरी आवाज जा रही है? मैम आ रही होमोजीनियस एक ऐसा मिक्सचर होता है, मिक्सचर व्हिच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू इट्स मास इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। इसका जस्ट अपोजिट अ मिक्सचर व्हिच हैज नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू इट्स मास। ऐसा सॉल्यूशन मिक्सचर जो इक्वली तौर से यूनिफॉर्म तौर से डिस्ट्रीब्यूट हो गया उस पूरे गिवन मास में, उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं होमोजीनियस। और जिसमें नहीं हुआ वो हमारा होगा हेटेरोजीनियस। जैसे कि अगर हम पीबल्स वाटर के अंदर डालें, छोटे छोटे कंकर को डालें, तो कंकर को डालें, वो घोलिए आप उसको, आप पाओगे कि कंकर जो होगा आपका, पीबल्स जो होंगे वो बॉटम वाले हिस्से में बैठ जाएंगे। तो क्या यहाँ पे पीबल पूरे उस वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम जो दिया हुआ था, गिवन जो मास हमारा दिया था उसमें पूरे तरीके से वो घुला आपको? उसके नहीं, यहाँ पर वो सिर्फ बॉटम वाले हिस्से में ही रह गया, पूरे वाले वॉल्यूम में वो नहीं डिसॉल्व हुआ, नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो ये एक एग्जांपल हुआ हेटेरोजीनियस मिक्सचर का। तो मिक्सचर किसे कहते हैं? जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलते हैं फिजिकली, when two or more substances combine together by physical, they are called mixture. Further mixture are further classified into two categories. पहला होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस। होमो का मतलब होता है सेम या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी कंपोजिशन का मतलब इक्वल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना उसके गिवन मास में, उसे हम कहते हैं होमोजीनियस। जैसे कि शुगर का एग्जांपल है, या शुगर वाटर का, लेमन वाटर का, सॉल्ट वाटर का, है ना, ये एग्जांपल है आपके होमोजीनियस के। हेटेरोजीनियस एक ऐसा मिक्सचर जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा यूनिफॉर्म नहीं होगा, ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं हेटेरोजीनियस। Do you know page number 52 लिखा हुआ है? Do you know some dishonest person mix harmful and cheap components with a pure substance to earn more profits? For example, they mix white stones in rice or dried papaya seeds in black pepper. This is called adulteration, which is something that should not be done at all. It is always advisable to buy good quality food stuff from a reliable shop. आपको पता है कुछ ऐसे भी बेईमान लोग होते हैं, ईमानदार लोग जो दुनिया में ईमानदार अगर है तो बेईमान भी कुछ होते हैं ना। जैसे बेईमान लोग होते हैं जो प्योर सब्सटेंस के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज को, कुछ अशुद्धियों को, कुछ चीजों को डाल दे। जैसे कि आप मार्केट में देखते होंगे पपाया सीड्स को बहुत सारे लोग प्रॉफिट अर्न करने के लिए, फायदा अर्न करने के लिए, ज्यादा फायदा अर्न करें, वो पपाया सीड्स को, ड्राई पपाया सीड्स, हम लोग पपीता के सीड्स को देखते हैं, काला काला सा होता है, उसको सुखा देते हैं और उसे हम लोग गोलमिर्च के साथ मिक्स कर देते हैं और उसे फिर बेचते हैं। अब भाई गोलमिर्च की क्वांटिटी तो इतनी थी, अब उसमें हम लोगों ने इतना सपोज ऐड कर दिया पपाया का सीड, तो भाई इतना हो गया, अब इसको उसने बेचा, अब बेचा तो भाई सीड उसको उससे फायदा पहुंचा। तो कुछ डिसऑनेस्ट पर्सन है मार्केट में जो इस तरह की एक्टिविटी को कर रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, स्टोन इतना ऐड कर रहे हैं, चावल के अंदर व्हाइट स्टोन ऐड करें ताकि मिक्स हो जाएगा और आपको दिखेगा नहीं ये चावल है या कंकर है, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे भी, जिसे हम कहते हैं साइंस के टर्म में अडल्ट्रेशन कहते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही सही नहीं है, बिल्कुल ही सही नहीं है। इसलिए हमें ऐसी जगह से, रिलायबल शॉप से, जहाँ पे आप यकीन कर सके कि भाई यहाँ पे जो आप सामान ले जा रहे हो वो गुड क्वालिटी का होगा, इस तरह की चीजें वहां पर नहीं होती हैं।
तो हमें ऐसी जगह से ही सामान खरीदनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है सेपरेटिंग। Separating the components of mixture, ठीक है। कैसे मिक्सचर अलग अलग कंपोनेंट से मिलके बना है, जैसे कि अभी आप देखें चावल और कंकर, चावल और कंकर एक मिक्सचर है। तो कैसे इस मिक्सचर को हम सेपरेट करेंगे, ये अलग अलग जो कंपोनेंट, चावल है कंपोनेंट, कंकर है कंपोनेंट, कैसे इस मिक्सचर से हम इस चीज को सेपरेट करें, ये हम लोग यहाँ पर पढ़े। There are different methods by which component of a mixture can be separated. ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम मिक्सचर में से अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। For understanding them better, let us divide the mixture into 3 categories. इसे अच्छे समझने के लिए पहले इन मिक्सचर को अलग अलग भागों में वर्गीकृत करते हैं, बांटते हैं। पहला है आपका, पहले हम देखते हैं ना मिक्सचर, मिक्सचर भी कई तरह के होते हैं, कुछ सॉलिड सॉलिड के बीच होते हैं, सॉलिड लिक्विड के बीच होते हैं, कुछ लिक्विड लिक्विड के बीच होते हैं, है ना। जैसे कि पानी और वाटर, ये लिक्विड लिक्विड है ना। पीबल्स एंड राइस, ये सॉलिड सॉलिड। और आपका सॉलिड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड, जैसे कि आपका क्या बोलते हैं, नमक और नमक हो गया सॉलिड, और लिक्विड हो गया वाटर। तो ये सॉलिड सॉलिड, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड को कैसे सेपरेट करेंगे अलग अलग तरह के, इसे हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है solidification of mixture of solid, mixture of solids with solid, solid with solid। तो कैसा मिक्सचर जिसके साथ सॉलिड ही जुड़ा हुआ है, देखिए सॉलिड ही डला हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करें मिक्सचर, हम जो मिक्सचर खाते हैं, तो यहाँ पे जो आपका उसमें दाल है, जो आपका गठिया है, जो आपका बादाम है, सेब है, ये सब सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, ये मिक्सचर है। अब इस सॉलिड्स से सॉलिड्स के बीच कैसे सेपरेट करेंगे कंपोनेंट्स, तो बहुत सिंपल मेथड है, हैंड पिकिंग मेथड है, विनोइंग मेथड है ना, लोगों ने पढ़ा था ना, स्टीम है ना, ये सब चीजें हम लोग पढ़े। थ्रेशिंग मेथड होता है, विनोइंग मेथड होता है, हैंड पिकिंग मेथड होता है, या इन मेथड से हम सॉलिड्स को सेपरेट कर सकते हैं। कैसे मिक्सचर जिसमें सॉलिड कंपोनेंट होते हैं उन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं mixture of solids with solids, hand picking method, hand picking method। The component of a solid mixture can sometimes be separated by picking them with hand। कभी कभी, आजकल तो बहुत कम लोग करते हैं हैंड पिकिंग मेथड। ये मेथड हम अपने घरों में बहुत कॉमन है। मम्मा कभी दाल बनाने जा रही होती है या चावल बनाने जा रही है, एक बार इसे जरूर देखती है कि कोई इसमें कंकर तो नहीं है, कोई इसमें पत्थर तो नहीं है, कुछ और तो नहीं है, तो उन्हें हम लोग हैंड पिकिंग मेथड से सेपरेट करते, देखा होगा। तो ये एक ऐसा मेथड है जिससे हम सॉलिड के सॉलिड, ऐसे मिक्सचर जिसमें सॉलिड सॉलिड कंपोनेंट हो, उन्हें हम सेपरेट करते हैं, ठीक है। दिस मेथड इज यूज्ड when components of mixture are of different color, shape or size and the quantity of the mixture is small। इस मेथड का मतलब ऐसा नहीं है कि अब सूजी में से अगर हम नहीं, अगर हमें बोलते कोई दाल से दाल को सेपरेट करो, दाल में अगर एक मसूर दाल है, अब उसमें मूंग दाल भी हम लोगों ने ऐड कर दिया, अब बोलेंगे भाई अलग करो, तो ये थोड़ा कठिन हो जाएगा। इसमें मेनली ऐसे चीजों को सेपरेट करते हैं जिसमें जिसका जो चीज ऐड है उसकी क्वांटिटी थोड़ा कम हो और उसका साइज कलर अलग हो। जैसे अगर हम कह दें मसूर दाल से, मसूर दाल में थोड़ा सा चावल हमने ऐड कर दिया, अब इस बड़े बहुत सारे दाल से हमको चावल इतना सा को सेपरेट करते, ये आसानी होगा। लेकिन अगर हम कह दें कि भाई मसूर दाल में 1 किलो मसूर दाल है और 1 किलो आपका मूंग दाल है, अब सेपरेट करो मेथड, हैंड पिकिंग मेथड, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा, हो तो जाएगा लेकिन काफी डिफिकल्ट है। तो हैंड पिकिंग मेथड एक ऐसा मेथड है, ये खासकर इसमें जो स्मॉल क्वांटिटी में चीज है ना, उसको आप सेपरेट कर देते हो, और किस फॉर्म में होगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा। Example of separating the component of a mixture by hand picking are
सेपरेटिंग पीपल्स फ्रॉम राइस और दाल। ये खासकर जो हैंड पिकिंग मेथड है हम उसमें कर रहे होते हैं जिसमें कोई इम्प्योरिटीज ऐड हो लेकिन थोड़े अमाउंट में हो और वो सॉलिड हो। अब ऐसा नहीं हो कि लिक्विड के बीच, यहाँ पे सॉलिड और सॉलिड के बीच बता रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग किस किस में इस्तेमाल करते हैं हैंड पिकिंग मेथड? तो सेपरेटिंग पीपल फ्रॉम राइस और दाल, सेपरेटिंग ग्रास फ्रॉम मिंट एंड लीफ। यहाँ पे आप देख रहे हैं मिंट और लीफ दोनों सॉलिड फॉर्म में है, पीपल्स और राइस दोनों सॉलिड फॉर्म में है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सेपरेशन जो हो रहा है सॉलिड किस कंपोनेंट का, सॉलिड सॉलिड का सेपरेशन हो रहा है। थ्रेशिंग, दिस मेथड इज जनरली threshing. This method is generally used by farmers to separate the grains from stalks after harvesting. ठीक है, ये मेथड खासकर किसानों द्वारा यूज में लाए जाने वाला मेथड। इससे किसान जो होते हैं वो ग्रेन से स्टॉक्स को कैसे सेपरेट करते हैं आफ्टर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब है जब आपने क्रॉप्स को लगाया, वो पक गए, उन्हें काट लिया, इसे हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो हार्वेस्टेड जो प्लांट्स होते हैं उससे कैसे ग्रेन्स को, अनाज को स्टॉक से अलग करते हैं, ये खासकर थ्रेशिंग मेथड से किसान कर रहे होते हैं। दिस ड्राई स्टॉक्स आर बीटन और थ्रेश्ड टू सेपरेट द ग्रेन्स। ये स्टॉक जो होते हैं ना जो पक गए होते हैं जो क्रॉप्स, उनसे हम कैसे सेपरेट करते हैं अनाज को, यहाँ पर ये करते हैं। इन लार्ज फार्म्स थ्रेशिंग इज डन बाय यूजिंग मशीन कॉल्ड थ्रेशर्स। लार्ज फार्म में, बड़े बड़े फार्म में, खेतों में इस थ्रेशिंग मशीन का भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से लोग हाथ के जरिए करते हैं, लेकिन अब एक थ्रेशिंग मशीन भी आ गया है जिसे हम कहते हैं थ्रेशर, ठीक है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग द ripened crops is called harvesting. A farm machine called combine is used for both harvesting and threshing also. एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम अनाज को काटें और उसे इकट्ठा करें, इन्हें हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। और जो ये हार्वेस्टेड जो क्रॉप्स होते हैं उनको फ्रेश करना, काटना एक साथ कर रहा होता है जो मशीन, उसे हम कहते हैं कंबाइन मशीन। एक हमारा तीसरा मेथड है विनोइंग, विनोइंग मेथड। अर्पित इसे रीड करो, पेज नंबर 53, विनोइंग। विनोइंग पढ़ो अर्पित। Yes, ma'am. Winnowing. This method is used to separate lighter husk from heavier grains like wheat by wind blow method. In this method, the mixture is allowed to fall from a height. The lighter component, the husk, get blown away to a distance while the heavier components or the grains fall down closer. The two parts thus get separated out into two separate heaps. ये मेथड भी हम आपके किसान बेचारे कर रहे होते हैं, ये भी मेथड किसानों के द्वारा किए जाने वाला मेथड है। दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट, हम अपने घरों में भी पहले किया करते थे लेकिन अब तो बहुत कम देखने को मिलेगा। दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट लाइटर हस्क फ्रॉम हेवियर ग्रेन्स like wheat by wind blow method. In this method, the mixture is allowed to fall from a height. The lighter component, जैसे कि lighter component को अगर grain की बात करें और husk की बात करें तो इसमें lighter particle कौन सा है? कौन सा है केशव? Lighter particle कौन सा है? हल्का? हाँ, वो भूसा सा टाइप का कुछ होता है ना। तो जो हमारा जो lighter particle है, component है, get blow away to the distance while the heavier components or the grain fall down closer. The two parts thus get separated out into two separate pieces. यह वह है विनोइंग, एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लाइटर पार्टिकल्स को हेवियर पार्टिकल से अलग करते हैं या हेवियर पार्टिकल को लाइटर पार्टिकल से अलग करते हैं। कैसे करते हैं? तो थोड़े हाइट के ऊपर जाना होता है,
माउंट एवरेस्ट नहीं जाना है, थोड़ा से ऊंची में हम रहेंगे। और जो जो भी आपका मटेरियल जिसमें लाइटर पार्टिकल्स और हेवियर पार्टिकल भी है, खासकर हस्क जो हो जाएगा ग्रेन्स में, उस ग्रेन्स को हम हस्क से कैसे अलग करें। थोड़ी ऊंची हाइट पे जाएंगे हम, माउंट एवरेस्ट पे नहीं जाएंगे, केटू पे नहीं जाएंगे, बल्कि थोड़े से हाइट पे जाएंगे, ग्राउंड से थोड़े से हाइट पे जाएंगे, और हम इसे हवा में ड्रॉप करने छोड़ेंगे। तो जो आपका जो लाइटर पार्टिकल्स होगा वो हवा के बहाव के साथ थोड़ी दूर में जाके इकट्ठा हो जाएगा, गिर जाएगा। और जो आपका हेवी जो पार्टिकल्स होगा यानी कि ग्रेन्स जो होगा वो नीचे की ओर आना शुरू हो जाएगा, नीचे की ओर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो ये खासकर एक ऐसा है तो विनोइंग मेथड है। केशव का सवाल है मैम हवा, अब बंद कमरे में ये नहीं होता, जब भी होता है ये खुली जगह पर, इसलिए होता है ताकि वहां पे हवा ऑक्सीजन बोल रहे हैं, हवा रहे, हवा के दबाव से, हवा के बहाव से ये लाइटर पार्टिकल उस चीज से सेपरेट होगा और हेवियर पार्टिकल नीचे की ओर ड्रॉप करके इकट्ठा होता चला जाएगा। तो ये था हमारा विनोइंग मेथड। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेपरेशन हो रहा है, हम अलग कर रहे हैं सॉलिड्स को सॉलिड से, यही ना हो रहा है। यहाँ पर हम सेपरेशन देख रहे हैं, ये किससे हो रहा है, मिक्सचर में हम यहाँ पे सेपरेशन देख रहे हैं, जो ऐसा मिक्सचर जो सॉलिड्स और सॉलिड्स के बीच से बना है और सॉलिड्स और सॉलिड्स का ही यहाँ पर सेपरेशन हो रहा है। एक और मेथड है आपका सीविंग। स्नेहलता इसे आप रीड करो, पेज नंबर 54, सीविंग। स्नेहलता मेरी आवाज जा रही है आपको? यस मैम। पेज नंबर यस मैम। सीविंग पढ़े आप? क्या मैम? सीविंग, सीविंग, SIVING। यस मैम। पढ़िए। This method is used to separate the components that are different size. For sieving, a sieve is used. A sieve is a wire mesh fixed tightly in a frame. In this method, the mixture to be separated is put in a sieve. The particles having a small size pass through the holes of the sieve, whereas the larger size particles remain on the sieve. Sieves with different size of holes are used for different mixtures. At home, sieving of wheat flour may be done to separate finely ground flour particles from the coarse particles. At construction sites, sieving of hand is done to separate fine sand from gravel and pebbles. The sieve used there is much bigger in size and the size of its holes is also big. हाँ, ये मेथड जो है इसका इस्तेमाल हम ऐसा करते हैं, देखो दिस मेथड यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट दैट आर ऑफ डिफरेंट साइज। ये एक ऐसा मेथड है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं जिसमें कंपोनेंट जो होंगे उनका साइज अलग अलग होगा। अगर हम कहें, अगर हम पानी लें, इसमें पीबल्स लें, ठीक है, पीबल्स ले। अब हम चाहते हैं कि नहीं, अगर हम चाहें सीविंग से इसे नहीं, सीविंग नहीं, सॉरी, अगर हम एक छलनी लेते हैं, ठीक है, आपने अपने घरों में छलनी जरूर देखा होगा, जैसे मम्मा आटा मैदा सूजी चाल रही होती है ना, ये जो है खासकर अलग अलग साइज के पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए हम करते हैं, ठीक है। इन दिस मेथड द मिक्सचर टू बी सेपरेटेड इन पुट इन सीव। सपोज ये कोई सीव है जिसके अंदर हम कोई चीज डाल देते हैं, जिसे हमें सेपरेट करना है। द पार्टिकल्स हैविंग अ स्मॉल साइज पास थ्रू द होल ऑफ द सीव। अब मान लो कि इसमें से हम आटा और सूजी को सेपरेट करना चाहते हैं, रवा जिसको कहते हैं, और व्हीट के फ्लोर को हम सेपरेट करना चाहते हैं। मान लो आटा में सूजी डल गया है, तो हमें पता है कि दोनों के पार्टिकल का जो साइज होगा वो अलग होगा, बट आटा का जो पार्टिकल वो बहुत फाइन होगा और सूजी का थोड़ा उससे बड़ा होगा। तो यहाँ पे डिफरेंट साइज के जो पार्टिकल से कंपोनेंट है उनको सेपरेट करने के लिए हम सीविंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मान लो मिक्स हो गया, ठीक है, अब हमें सेपरेट करना है, तो इसके अंदर इसे हम डालेंगे, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें रवा भी है, सूजी भी है और व्हीट फ्लोर भी है, ठीक है। अब इसको इससे पास करवाएंगे, तो जो फाइन पार्टिकल्स होगा, जो बहुत बारीक पार्टिकल्स होगा, वो इस छलनी से बाहर की ओर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। वो ये हमारा प्लेन है, ठीक है, जो फाइन पार्टिकल्स है वो यहाँ पर सेपरेट नीचे की ओर आ जाएगा। फाइन पार्टिकल जो है वो नीचे की ओर आ जाएगा, और जो थोड़ा मोटा पार्टिकल्स है, मान लो रवा,
इसके भी अलग अलग साइज होते हैं। आपने अपने घरों में देखा होगा, छलनी होती है ना, उसके भी जो खांचे होते हैं वो अलग अलग होते हैं, कुछ बहुत बारीक होते हैं, कुछ थोड़े मोटे होते हैं, थोड़ा ये होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो the particles having a small size pass through the holes of the sieve, whereas the larger size particle remain on the sieve. Sieve with the different size of holes are used different mixture. हम अलग यहाँ पर देखा आपने कि जो फाइन पार्टिकल था वो नीचे की ओर आ गया, और जो थोड़ा मोटा पार्टिकल था, थोड़ा बड़ा पार्टिकल था, वो सीव के अंदर ही रह गया। यहाँ पर भी जो सीव जो छलनी होती है उनके भी प्लेट्स अलग अलग होते हैं, कुछ बहुत बारीक होते हैं। मम्मा से पूछना आपके घरों में जो छलनी इस्तेमाल होती है उनके भी अलग अलग प्लेट्स होते हैं, कुछ बहुत फाइन चीजों को सेपरेट करते हैं, कुछ और थोड़ा उससे मोटे को सेपरेट करते हैं, तो ये अलग अलग होते हैं। At home sieving of wheat flour may be done by to separate finally ground flour particle from the coarse particle. इसका इस्तेमाल हम लोग देखा होगा घरों में, आटे को चोकर मोटा अगर आटा है तो उसको सेपरेट करने के लिए अपने घरों में करते हैं, ठीक है। हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट में भी करते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा हमारे घरों में जो घर बन रहा होता है ना, मकान बन रहा होता है, तो देखा होगा वर्कर जो होते हैं, काम करने वाले जो होते हैं बेचारे, वो हमारे बालू को, अगर बालू में बहुत ज्यादा कुछ मोटा मोटा पार्टिकल्स है, बड़ा बड़ा पार्टिकल्स है या बहुत मोटा है, तो उसको थोड़ा फाइन करने के लिए भी हम सीविंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन में जब हमारा घर बन रहा होता है तो भी हम सीविंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं, सैंड को अलग अलग बड़े बड़े पार्टिकल पीपल से सेपरेट करने के लिए। देखो लिखा हुआ है, एट कंस्ट्रक्शन साइट सीविंग ऑफ सैंड इज डन टू सेपरेट फाइन सैंड फ्रॉम gravel or pebbles. This sieve used there is much bigger in size and much bigger in size, and the size of its hole is also big. ये इस्तेमाल हम लोग अपने कंस्ट्रक्शन फील्ड में भी, अपने घरों में भी हम लोग करते हैं। देखा होगा ना कभी कभी इस तरह का बड़ा बड़ा सा होता है, एंड कुछ बना होता है और उसमें एक छन्नी इस तरह से बना होता है, इसके ऊपर हम बालू डालते हैं, बालू से ताकि बड़े बड़े जो पीसेस हैं, ग्रेवल्स हैं, वो सेपरेट हो सके, और तब जाके हमसे इस बालू का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन में अपने घरों के निर्माण में लाते हैं। तो यहाँ पर भी हम सीविंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ठीक है। डू यू नो, एक आपका दिया हुआ है, इन केरला की बात की जा रही है, कैश्यू नट्स ऑफ डिफरेंट साइज आर सेपरेट बाय सीविंग। कैश्यू नट जो होते हैं ना उनके भी अलग अलग साइज होते हैं, उनको भी सेपरेट करने के लिए हम सीविंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। Jewelers used to process of sieving to separate pairs of different sizes. यहाँ तक कि ज्वेलर्स जो होते हैं, आभूषण बनाने वाले जो होते हैं, विक्रेता होते हैं, वो भी सीविंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग पेयर्स का मतलब होता है मोती, मोती भी कई कई साइज में, तो कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो सीविंग मेथड का इस्तेमाल हमारे केरला में लोग करते हैं कैश्यू नट्स को भी अलग करने के लिए, और ज्वेलर्स भी करते हैं, आभूषण विक्रेता जो होते हैं, जो आभूषणों को बेचते हैं, जो बनाते हैं, वो भी सीविंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो हमारा सेपरेशन हो रहा है, मोती को मोती, बड़ा बड़ा मोती उसके अंदर छोटा मोती, उसको सेपरेट करने के लिए सीविंग होते हैं। तो मोती जो बड़ा साइज में था वो छोटे साइज में था, क्या ये सॉलिड या लिक्विड था? नहीं, दोनों सॉलिड्स थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि सेपरेशन हो रहा है सॉलिड्स और सॉलिड्स के बीच। तो सेपरेशन हो रहा है सॉलिड्स और सॉलिड्स के बीच। हम कौन कौन से मेथड का इस्तेमाल करते हैं सॉलिड से सॉलिड को सेपरेट करने के लिए? केशव, एक बार तुम बताओ कौन कौन से मेथड है वो? मैम, पहला है विनोइंग, दूसरा है सीविंग, और तीसरा है मैग्नेटिक सेपरेशन, थ्रेशिंग मेथड है ना। ये कुछ ऐसे मेथड हैं जिनका इस्तेमाल कर हम सॉलिड्स को सॉलिड से अलग करते हैं। अब मान लो कि दूध में पानी डाला हो, अब पानी में शुगर डाला हो, अब हम चाहें कि हाथ से उसे सेपरेट कर लें, यहाँ पे हम किसी अलग मेथड का इस्तेमाल करेंगे, इवेपोरेशन वगैरह पढ़ेंगे हम लोग आगे चल के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सेपरेशन पढ़ा सॉलिड्स को सॉलिड्स के बीच से, ठीक है। अगली क्लास में हम मैग्नेटिक सेपरेशन पढ़ेंगे, आपसे कुछ सवाल भी करेंगे, जो ऑलरेडी इस चैप्टर को आप लोगों ने पढ़ रखा है। सब्लिमेशन एक है, ठीक है। ये दो टॉपिक हमारे अगले क्लास में रहेंगे, इसे आपको अच्छे से पढ़ लीजिए, कुछ क्वेश्चन आंसर हम आपको देंगे, इसे आपको करना होगा, ठीक है। तो अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक है। यश, केशव, सभी कोई सब्लिमेशन और मैग्नेटिक सेपरेशन अलग से पढ़ के आइएगा, कुछ क्वेश्चन हम देंगे, इसे आप लोगों को बनाना भी है, ठीक है। रिद्धिमा, रिद्धिम प्रधान,
ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अपने क्लास में, नए क्लास में तानिया, नए टॉपिक के साथ जो हमारा रहेगा मैग्नेटिक सेपरेशन और सबलीमेशन। ठीक है, चलो।